हाँ, तो कैसे हैं आप सब लोग? शुरू कर देते हैं हम अपने। कल जैसे क्लास हुई थी, गत क्लास में हमने भाषाई प्रकृति, भाषाई सिद्धांत और भाषा के जो 5-4 मुख्य उद्देश्य थे उनके बारे में हमने चर्चा की। उनमें जो प्रश्न आज तक के आए हुए हैं उनके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देखो, एक क्वेश्चन आया हुआ है रीट 2016 में कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। पहला है प्रेरणा का सिद्धांत, दूसरा है क्रिया का सिद्धांत, फिर है जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, और यह चौथा है उपयुक्त सभी। हमने पीछे वाली क्लास में पढ़ा था कि पहला रुचि और अभिप्रेरणा का सिद्धांत पढ़ा, जीवन की क्रियाशीलता का सिद्धांत पढ़ा और जीवन से जोड़ने का सिद्धांत भी पढ़ा। तो वो क्वेश्चन ऐसे है जी रीट 2016 में आया था और उसका उत्तर क्या था? उपयुक्त सभी। आई बात समझ में कि किसी भी चीज़ को हम किस तरह से पढ़ रहे हैं या पढ़ने का तरीका हमारा सही दिशा में है या नहीं है, इसका आज हम मूल्यांकन कर रहे हैं। दूसरा कि कुछ छात्र शीघ्रता से सीखते हैं और कुछ धीरे सीखते हैं। एसपीटेट 2014 में क्वेश्चन था कि कुछ जो छात्र है वो शीघ्रता से सीख रहे हैं, कुछ छात्र धीरे सीख रहे हैं। तो कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है वहाँ? प्रेरणा के सिद्धांत की वजह से ऐसा हो रहा है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत की वजह से हो रहा है, या अभ्यास का सिद्धांत हो रहा है, या बोलचाल का सिद्धांत है? देखिए, प्रेरणा का मोटिव कर रहे हैं तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई धीरे सीखता है, कुछ अगर रुचि पैदा कर रहे हैं, मोटिवेशनल कर रहे हैं तो वो समान मात्रा में सीख रहा है। एक बार के लिए भूलने की मात्रा हो सकती है। फिर अभ्यास का सिद्धांत, अगर हम अभ्यास करवा रहे हैं तो भी वो नहीं। लेकिन हर व्यक्ति अपने आप में अलग होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। इस कारण क्या होता है कि कुछ छात्र वो शीघ्रता से सीख लेते हैं किसी विषय को, किसी बिंदु को, और कुछ छात्र वो बहुत धीरे सीखते हैं। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन देखें, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में सबसे कम जरूरी है। यदि आप हिंदी भाषा के शिक्षक हैं तो आपके लिए कौन सी चीज़ जो जरूरी कम है? जरूरी कम है, यहाँ कम जरूरी लिखा हुआ है, यानी जरूरी नहीं है। सीटेट 2015 का क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा है, कहा अगले ने ऑप्शन दिया, पहला दिया भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, कि हम ऐसी क्षमता बच्चों में पैदा करें कि वो अपनी भाषा का प्रयोग कर सकें। तो क्या ये हिंदी के शिक्षक के लिए ज़रूरी है? तो बिल्कुल ज़रूरी है भाई। व्याकरणिक नियमों की जानकारी, तो भाषा के लिए ज़रूरी है कि व्याकरण नियमों की जानकारी हो। भाषाई कौशलों का ज्ञान, तो वो भी होना जरूरी है। लेकिन संवैधानिक मूल्यों का ज्ञान, यानी संविधान में जो मूल्य है उनकी ज्ञान की होना भाषाई कौशल के या भाषा के लिए कोई ज़रूरी नहीं होता। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर? संवैधानिक मूल्यों का ज्ञान, जानकारी या ज्ञान। चौथा क्वेश्चन था, बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। सीटेट 2016 का क्वेश्चन है कि एक बच्चा जो सशक्त लेखन कर रहा है, ध्यान से सुने, इस क्वेश्चन में विकल्प बहुत नज़दीकी है कि बच्चे की सशक्त, ये शब्द महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर सशक्त नहीं होता कि भाषा की लेखन क्षमता का परिचय है, तो ये 4-5 ऑप्शन सही हो जाते हैं कि भाई सुंदर लिखावट, हाँ भाषा की लेखन क्षमता के लिए ज़रूरी है। अलंकारिक भाषा, तो भी सुंदर भाषा, लच्छेदार भाषा होनी चाहिए। सशक्त वाक्य विन्यास, तो वाक्य जोड़ने की भी होने चाहिए, और मौलिक विचार भी होने चाहिए। अगले ने एक नाम दिया सशक्त, कि भाषा है वो सशक्त होनी चाहिए, यानी भाषा की सशक्त लेखन की क्षमता का परिचय क्या है? तो ध्यान रखिए, वहाँ है भाई सुंदर लिखावट, अलंकारिक भाषा, सशक्त वाक्य विन्यास या मौलिक विचार। तो ध्यान रखें, सुंदर लिखावट ये तो सशक्त लेखन की कोई ज़रूरी नहीं है, सशक्त लेखन लिख रहे हैं तो हाँ जरूरी तो है, लेखन की एक कौशल तो है ये लेखन। अलंकारिक भाषा, तो वो भी एक सुंदरता ही हो गई। सशक्त वाक्य विन्यास, तो वाक्य विन्यास को जोड़ना ही भाषा नहीं होती। लेकिन हम यदि उस भाषा में अपने मौलिक विचार प्रस्तुत करते हैं तो ये क्या होगी? हमारी सशक्त लेखन क्षमता। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मौलिक विचार। फिर 5वां, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है ना। उच्च प्राथमिक स्तर पर, यहाँ हमने हमारी स्कूल का लेवल दिया है, 5वीं तक नहीं, 6वीं 7वीं 8वीं। उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 5 से कक्षा 6 से लेकर 8 तक हम भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध, कक्षा 6 से लेकर 8 तक हम हिंदी भाषा का या अंग्रेजी भाषा का, किसी भी भाषा का ज्ञान करवा रहे हैं। तो इसके लिए उस बच्चे में क्या होना जरूरी है? वो बच्चा आलोचना कर सके, या वो बच्चा व्याकरण की व्यवस्था कर सके, या वो बच्चों सृजनात्मक लेखन कर सके, या हिंदी ध्वनियों को सीख सके। तो देखो, ये हिंदी ध्वनियाँ सीखना ये तो आपके प्राथमिक स्तर की बात हो गई, तो ये तो नहीं होगा। इसके अलावा 3 बचते हैं, व्याकरण की व्यवस्था का जानना, आलोचनात्मक चिंतन और सृजनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन है किसी भी विषय वस्तु को लिखकर उसके ऊपर क्रिटिसाइज करना, ये लगभग माध्यमिक स्तर पर चले जाता है, तो ये भी नहीं होगा। फिर आया व्याकरण की व्यवस्था का ज्ञान और सृजनात्मक लेखन। तो देखिए, व्याकरणिक जो व्यवस्था है वो किताबों में दी हुई होती है, इसमें बच्चा व्याकरण व्यवस्था नहीं करता, वो व्याकरण व्यवस्था का अनुकरण करता है, तो व्याकरणिक व्यवस्था नहीं होगा। यहाँ क्या होगा? सृजनात्मक लेखन। बालक में ऐसी क्रिएटिविटी हो कि कुछ बातों को वो अपनी तरफ से लिख सके, अपनी तरफ से मतलब अपने मौलिक विचार। हमने बताया सशक्त लेखन क्षमता,
अपने मौलिक विचारों से लिखेगा ना, तो वो उच्च प्राथमिक स्तर पर जाकर शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। एक दूसरे से कोऑर्डिनेट रहते हैं ये क्वेश्चन। तो आपके ये 4-5 क्वेश्चन मैंने करवाए, आराम से देखिए, पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। लो भाई इसको मिटा देता हूँ, देख लेना आपके पीछे वाले पेपर, मॉडल पेपर वगैरह देखोगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो पहला तीनों हमने सिद्धांत पढ़े, उनमें से क्वेश्चन आ गया। ये भी देखो सिद्धांतों में से आया, अगले ने घुमा के क्वेश्चन किया है। इसके अलावा देखो हिंदी शिक्षण के रूप में सबसे कम जरूरी ये सिंपल क्वेश्चन था भाई, इतना मुझे हार्ड नहीं लगता ये क्वेश्चन, क्योंकि अगले ने हिंट थोड़ा इजी दे दिया, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। फिर बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचय, तो वहाँ अगर सशक्त शब्द नहीं होता तो ये चारों हैं, सशक्त दे दिया तो आप ध्यान रखें मौलिक विचार जो है वो बच्चों के सशक्त लेखन क्षमता की ओर अग्रसित करते हैं। इसके बाद में उच्च प्राथमिक स्तर पर अगर हम शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है, उच्च प्राथमिक स्तर पर जो क्या होगा उसके अंदर सृजनात्मक लेखन होगा, वो जैसे सोच कर अपनी सृजनशीलता से लिखेगा। जैसे पर्यावरण प्रदूषण पर लेख लिख रहा है तो वो क्या करेगा, अपनी सृजनशीलता से लिखेगा। आज हम शुरू कर देते हैं शिक्षण विधियाँ। ठीक, सबसे पहले भाई हम लिख रहे हैं, 1 नंबर लिखेंगे। अनुकरण विधि। अनुकरण विधि देखो इसको भी समझें। अनुकरण विधि क्या होती है? अनुकरण का मतलब होता है पीछे कर्ण करना, पीछे करना, जो आगे हो रहा है उसको देखकर पीछे करना, नकल करना। सीधा आप समझे, नकल करना। और यहाँ पे सिंपल सी बात है कि हम किसी भी व्यक्ति को नकल करते हैं तो क्या करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसकी बोली की नकल करते हैं। छोटा बच्चा होता है उसको बता दिया जाता है कि भाई ये पानी है, तो पानी को पाय बोलता हो, लेकिन वो अपने पिता के, अपने परिवार के कहते हैं। परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है, माता पिता प्रथम गुरु होते हैं। तो माँ पहले गुरु होती है, तो बच्चा पहले क्या करेगा, किसका अनुकरण करेगा? बोलने का भी अनुकरण करेगा। फिर स्कूल में जाएगा तो वो लेखन अनुकरण करेगा। तो एक तो उच्चारण अनुकरण हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, लेखन अनुकरण हो जाएगा। ये तो अनुकरण के सामान्य रूप हो गए। अब जैसे ही वो लेखन अनुकरण करेगा, है ना, देखो इसको ऐसे बांध सकते हैं। पहला अनुकरण किसका करेगा? उच्चारण। दूसरा किसका करेगा? लेखन। ये जन्म से परिवार से सीख जाता है, लेखन विद्यालय में आके सीखता है। उच्चारण अनुकरण, अब हालांकि ये परिवार में सीख जाता है, लेकिन स्कूल में या विद्यालय में उसका अनुकरण कैसे करते हैं कि जैसे 7वीं 8वीं क्लास में आपने देखा होगा, छोटी कक्षा में, जैसे आप कई लोग निजी संस्थानों में पढ़ाए हैं, आपको पता है जब 7वीं 8वीं पीरियड की बात आती है तो वहाँ आप ए फॉर एप्पल बुलाते थे या कोई दूसरा बच्चा बुलाता था ए फॉर एप्पल, तो बच्चे पीछे से बोलते थे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, तो वो बोलते बी फॉर बॉय। तो हम उच्चारण का क्या करते थे, अनुकरण करते थे। फिर क्या होता है, लेखन अनुकरण। अब देखो उच्चारण अनुकरण है वो क्या होता है कि अध्यापक एक एक शब्द बोलता है, अध्यापक क्या करता है, एक एक शब्द बोलता है, एक शब्द बोलता है, और बच्चा उसका क्या करता है, पीछे पीछे बोलता है और अनुकरण करता है। उच्चारण अनुकरण को जब हम आगे बढ़ाए ना तो उसके अलग रूप आते हैं। एक बार लेखन अनुकरण की बात कर लेते हैं। लेखन अनुकरण में एक तो होता है भाई स्वतंत्र, चलो पहला है तो ये होता है रूपरेखा अनुकरण। और एक होता है स्वतंत्र अनुकरण। सिंपल है, किताबों में दिया हुआ है, मैं बता रहा हूँ बेसिक सी, है ना। जो चीज़ें समझाने वाली होगी उसमें थोड़ा समय दूंगा, इसमें समय नहीं लूँगा। रूपरेखा अनुकरण नाम से पता है, स्वतंत्र का नाम से पता है। रूपरेखा का मतलब ये होगा कि अगर हमने जैसे ये लिख दिया कि ऐसे A B C D, ऐसे लाइनिंग डैश 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 करके पॉइंट पॉइंट बना के लाइनिंग वाटर मार्क्स दिया रहता है, तो उसका अनुकरण करते हैं। यानी रूपरेखा पहले से दी हुई रहती है, उसके ऊपर बच्चे फिर लिखते हैं ये A B C D E F, ऐसे आगे से आगे लिख जाते हैं, तो इसको बोलते हैं रूपरेखा अनुकरण। तो देखो ये बोलकर तो प्रकट नहीं किया जाता, लिखकर ही प्रकट किया जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, लेखन अनुकरण। लेखन अनुकरण में पहला कौन सा हो गया, रूपरेखा अनुकरण। बच्चा क्या करेगा, जो आप डायग्राम बनाएंगे, जो उनके सामने आकृति बनाएंगे, उसी आकृति के ऊपर ऊपर लिखेगा और रूपरेखा अनुकरण करेगा।
दूसरा होता है स्वतंत्र लेखन। स्वतंत्र लेखन में क्या होता है कि इसके अंदर सबसे पहले उसको लिख दिया जाता है ABCDE और नीचे ऐसे दिया रहता है, किताबें कॉपियों में जैसे है, तो बच्चा उसको देख के लिखेगा ABCDE ABC। तो कहने का मतलब स्वतंत्र अनुकरण में तो बच्चे को पहले ऊपर वाली लाइन दी रहती है, बच्चा उसको देख के लिखेगा। रूपरेखा अनुकरण में बच्चे को वाटरमार्क्स या पहले से रूपरेखा बना दी जाती है। तो ये अब आप कहोगे कि सर इसके क्या भेद होते हैं। अब आप ये कहोगे कि भाई उच्चारण अनुकरण के क्या आगे क्या भेद होते हैं। तो उच्चारण अनुकरण के आगे कुछ भेद नहीं होता। पहले देखिए एक शब्द की वर्ण की आवृत्ति करते हैं, वो कह बोल दिया, ए बोल दिया, बी बोल दिया, 1 2 3 ऐसे बोलेगा 1 तो बच्चे बोलेंगे 1 2 तो फिर बच्चे बोलेंगे 2। ये धीरे धीरे बच्चे जब सेकेंड थर्ड क्लास में आएंगे, आगे मान लीजिए परवर्ती प्राथमिक कक्षा में आएंगे, तो वो क्या करेंगे, ये जो उच्चारण विधि है ना वो आगे जाके एक वाचन विधि बन जाएगी, आगे जाके वाचन विधि के रूप में आ जाएगा। और वाचन विधि अपने आप में अलग। तो पहले इसका इतना लिख लो, अगर मेरे हिसाब से किताब में पहला कंसेप्ट है तो आप एक बार देख लो, इसको लिख लो। तो पहले उच्चारण अनुकरण, ये लेखन अनुकरण विधि हो गई। लेखन अनुकरण दो तरह की होती है, रूपरेखा और स्वतंत्र, ठीक। और आपकी किताब में जैसे अनुकरण विधि का मेरे हिसाब से इतना ही टॉपिक है और इसमें ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। इसमें पूछ सकते हैं रूपरेखा अनुकरण क्या होता है, स्वतंत्र अनुकरण क्या होता है। दूसरा होता है वाचन विधि। ये वाचन विधि उच्चारण विधि का ही विकसित रूप है, क्योंकि उच्चारण में उच्चारण किया जाता है, वाचन किया जाता है ना। तो अब आप देखेंगे कि वाचन के भी मुख्यतः दो भेद होते हैं। वाचन के मुख्यतः क्या भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। इसमें आपको देखना है, एक तो होता है वाचन विधि। चलो इसमें थोड़ी आपको बेसिक जानकारी पहले दे देता हूँ कि वाचन विधि, इसका जन्म शुरुआत में अमेरिका में हुआ था। इसकी विधि का जो शुरुआत कहाँ से हुई थी, वो आपके अमेरिका से हुई थी, ठीक है। इसमें जैसे कोई भी अर्थ ग्रहण करना है ना, तो इसमें पहले एक लिख लो, प्रारंभ अमेरिका से। दूसरा सुनकर अर्थ ग्रहण करना, है ना, सुनकर अर्थ ग्रहण करना। आप समझ रहे हैं, ये ज्ञानात्मक है। हमने उद्देश्य पढ़े थे 5। ये ज्ञानात्मक उद्देश्य, बच्चों को ज्ञान दिया जा रहा है, कोई स्किल्स सिखाई नहीं जा रही। अगर उसको बता दिया जाता है ए ऐसे लिखा जाए, बी ऐसे लिखा जाए, यहाँ आएंगे तो सुनकर अर्थ ग्रहण करना, ये आता है आपके कौशल में। सुनकर अर्थ ग्रहण करना, ये बच्चे का स्किल्स डेवलप होता है। तो धीरे धीरे जैसे विधियाँ चलती है वैसे ही वो स्किल्स चलते हैं, वैसे ही वो उद्देश्य चलते हैं। तो वाचन विधि का प्रारंभ अमेरिका से हुआ। इसका उद्देश्य क्या होता है कि सुनकर अर्थ ग्रहण किया जाता है। अब इसमें वाचन विधि के दो भेद होते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं। देखो इस विधि, वाचन विधि के भेद, एक तो है सहस्वर, एक है मौन। एक तो मौन वाचन, एक सहस्वर वाचन। पहला है सहस्वर वाचन में आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और समवेत वाचन। और इसी के बाद में इसके मौन वाचन के जो भेद हैं, गंभीर पठन, त्वरित पठन, इनको समझ लेना, यहाँ से भाई क्वेश्चन बनते हैं ना। ये लिख लो पहले, वाचन विधि प्रारंभ अमेरिका से हुआ। इसका अर्थ उद्देश्य क्या होता है, सुनकर अर्थ ग्रहण करना। लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पे, क्या किया जाता है, सुनकर या पढ़कर अर्थ, सुनकर या पढ़कर कर सकते हैं। फिर इसके भेद की बात करें तो पहला भेद इसका होता है, वो कौन सा होता है भाई, सहस्वर वाचन। दूसरा भेद कौन सा होता है भाई, मौन वाचन। ये इसके भेद है। सहस्वर वाचन यानी जिसमें आवाज़ सुनाई दे रही है वो सहस्वर वाचन है। जो चुपचाप पढ़ रहा है वो मौन वाचन है। तो बच्चों को दो तरह से पढ़ाया, या तो उनको आवाज़ के साथ पढ़ाया जाए या इनको चुपचाप पढ़ाया जाए।
लेखन वाचन में तो लिखाया जा रहा है, तो वहाँ चुपचाप मौन वाचन नहीं होगा। तो देखो स्वर वाचन में पहले सस्वर वाचन में पहला होगा आदर्श वाचन। ध्यान रखें, आदर्श वाचन जो होता है वो केवल और केवल शिक्षक करता है। आदर्श वाचन कौन करेगा? शिक्षक, और अभ्यर्थी उसके पीछे पीछे बोलेंगे, तो इसलिए वो क्या हो गया? विद्यार्थी क्या करेंगे? अनुकरण वाचन। तो आदर्श वाचन में किसका माना जाता है? सदैव आदर्श वाचन होता है शिक्षक द्वारा। और अनुकरण वाचन में, अनुकरण वाचक में क्या होगा? पहले शिक्षक और फिर विद्यार्थी, पहले शिक्षक और फिर विद्यार्थी। इसको ऐसे समझ लें। देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप कोई एक्टिविटी नहीं दे पा रहे हो, ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हो तो आप पढ़ रहे हो चुपचाप, ये जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ ये मेरा आदर्श वाचन है। और मान लीजिए आप क्लास में बैठे हैं मेरे सामने और मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि आपको बार बार बुलवा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? आदर्श वाचन है मेरा, लेकिन आप पीछे पीछे अनुकरण कर रहे हो। तो ध्यान रखें, आदर्श वाचन में भूमिका सिर्फ शिक्षक की होती है, इसमें विद्यार्थी का रोल नहीं होता। जबकि अनुकरण वाचन में विद्यार्थी और शिक्षक दोनों का होना जरूरी है। ऐसे समझो, आदर्श वाचन में किसका जरूर होना जरूरी है? शिक्षक का। विद्यार्थी का कोई जरूरी नहीं, होना तो जरूरी है लेकिन उनका बोलना जरूरी नहीं है। अब ये मत समझना होना ही जरूरी नहीं है, ऑनलाइन में जरूरी नहीं, ऑफलाइन में जरूरी है, नहीं तो किसका आदर्श वाचन करेंगे वो। तो आदर्श वाचन में मुख्य भूमिका शिक्षक की है, लेकिन अनुकरण वाचक में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सक्रिय रहेंगे, दोनों गति करेंगे, दोनों एक दूसरे से बोलेंगे या एक दूसरे से बात करेंगे। समवेत वाचन, ये क्या होता है भाई? समवेत वाचन, समवेत वाचन किया जाता है सिर्फ विद्यार्थियों द्वारा। ध्यान से सुनना, केवल विद्यार्थी करते हैं समवेत वाचन। तो फिर शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक की जरूरी नहीं है, अगर विद्यार्थी अपने आप कर रहे हैं तो शिक्षक चले जाएगा। समवेत का मतलब होता है सामूहिक रूप से। तो ध्यान रखें, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है और आप देख भी लेना, मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। समवेत वाचन क्या होता है कि पहले शिक्षक आदर्श वाचन कर देता है। मान लो कोई महात्मा गांधी का पाठ पढ़ा दिया उसने, पूरा झांसी की रानी की कविता पढ़ा दी पूरी, उस समय वो आदर्श वाचन कर रहा था। दूसरी बार उसने क्या किया कि वो कविता पढ़ रहा है, पीछे पीछे बच्चों से पढ़वा रहा है, तो वो उसने अनुकरण वाचन करवाया। लेकिन तीसरी बार शिक्षक है वो चुपचाप खड़ा हो गया और कह रहा है कि आप पढ़ो, अब मैं देख रहा हूँ, देखे कौन अशुद्धि कर रहा है बोलने में, कोई किसको कौन नहीं पढ़ पा रहा है, मैं चेक करूँगा। ध्यान रहे, समवेत वाचन में, मैं ये लाइन आप कोट कर लेना इसको, समवेत वाचन में शिक्षक का मौजूद होना जरूरी है, लेकिन उसका वाचन नहीं या वाचन करना जरूरी नहीं। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाए, क्या समवेत वाचन में शिक्षक वाचन करता है? उत्तर होगा नहीं। क्या समवेत वाचन में शिक्षक का होना जरूरी है? उत्तर होगा हाँ। ये समझाना चाह रहा हूँ आपको। आदर्श वाचन में शिक्षक का होना तीनों ही कंडीशन में जरूरी है, विद्यार्थी का होना तीनों ही कंडीशन में जरूरी है, भूमिका कौन किसकी मुख्य रहेगी, किसकी गौण रहेगी। आदर्श वाचन में शिक्षक की भूमिका मुख्य रहेगी, विद्यार्थियों की गौण रहेगी। अनुकरण वाचन में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की 50% भूमिका रहेगी। समवेत वाचन में 100% भूमिका तो किसकी रहेगी? अभ्यर्थियों की रहेगी। शिक्षक क्या रहेगा? निष्क्रिय रहेगा। किस वाचन में शिक्षक निष्क्रिय रहता है? देखो क्वेश्चन पटकने का उनका एक नजरिया होता है। अगले ने कह दिया किस इनमें से किस वाचन में शिक्षक निष्क्रिय रहता है? उत्तर दोगे आप समवेत वाचन। किस वाचन में शिक्षक विद्यार्थी निष्क्रिय रहते हैं? आदर्श वाचन। किस वाचन में विद्यार्थी और शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हैं? अनुकरण वाचन। भाई इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता आपको, ठीक। तो ये हुआ आपका सस्वर वाचन। सस्वर वाचन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला कौन सा हुआ? आदर्श वाचन। किसके द्वारा? शिक्षक के द्वारा। इसकी प्रकृति कैसी है? छात्र निष्क्रिय, शिक्षक सक्रिय। दूसरी अनुकरण वाचन, किसके द्वारा? पहले शिक्षक करेगा, उसके बाद में विद्यार्थी करेंगे। इसकी प्रकृति कैसी है? विद्यार्थी और शिक्षक दोनों सक्रिय रहेंगे। तीसरा वाचन है समवेत वाचन। समवेत का मतलब समूह होता है, तो ये समवेत वाचन किसका होना जरूरी? विद्यार्थी और शिक्षक दोनों रहेंगे। सक्रिय कौन रहेगा? शिक्षक रहेंगे, विद्यार्थी रहेंगे। निष्क्रिय कौन रहेगा? शिक्षक रहेगा। ओके, आगे देखिए भाई, मौन वाचन। मौन वाचन होता है गंभीर पठन, त्वरित पठन। 2 लिख दिया मैं। पहला होता है गंभीर पठन, दूसरा त्वरित पठन, तीसरा विहंगावलोकन पठन। ये थोड़ा सा एक किताब में मैंने देखा तो भाई लिख दिया, मुझे अच्छा लगा, मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन बन सकता है।
देखो पहला होता है गंभीर पठन। गंभीर पठन क्या होता है? किसी भी किताब को हम आराम से धीरे धीरे पूरा दिमाग लगा के पढ़ते हैं। जैसे पहली बार कोई किताब हमें ला के देता है तो आराम से हम उसको पढ़ते हैं, गंभीर पठन, है ना। मान लीजिए हम भारत का संविधान पढ़ने जा रहे हैं, संविधान के 22 भाग हमारे सामने हैं, तो हम पहले सबसे पहले पढ़ेंगे 1 से 4। अच्छा, इसके अंदर भारत का नाम और राज्य क्षेत्र दिए गए हैं। 7 से 11 इसके अंदर नागरिकता का प्रावधान है। 12 से 35 तक अच्छा मूल अधिकार दिए गए हैं, है ना। फिर हम पढ़ेंगे 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। फिर हम पढ़ेंगे भाई 51 कह के अंदर है वो मूल करते हुए दिए गए। फिर आगे राज्य, फिर संघ। तो कहने का मतलब इस तरह से हम पढ़े। पहले तो हमारा चिंतन क्या रहेगा, फिर हम पहले जो 4 टॉपिक रहेंगे उसके अंदर राज्य का नाम, क्षेत्र, अनुच्छेद 1 में ये, 2 में, 3 में, 4 में, ये अलग अलग हम पढ़ेंगे। फिर 12 से 35 तक हम जाएंगे, 7 से 11 वाले नागरिकता वाले प्रावधानों में जाएंगे। तो गंभीर रूप से पढ़ेंगे, एक एक बिंदु को पूरे मन लगाकर। उसको बोलते हैं व्यक्ति अपने आप में पूरा गंभीर हो जाता है, वो गंभीर पठन। त्वरित पठन क्या होता है कि जब हम उसी अध्याय को, उसी विषय वस्तु को दूसरी बार पढ़ेंगे तो हम कह रहे हैं अरे यार ये चीज़ तो चलो ठीक है यार, इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, राज्य का नाम, क्षेत्र, पर नागरिकता वाले ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं भाई, इसको एक बार देख लेते हैं ऐसे, यानी थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे। और विहंगावलोकन, देखो इसके अंदर 2 शब्द हैं, विहंग प्लस अवलोकन। अवलोकन का मतलब होता है देखना, विहंग का मतलब होता है भाई पक्षी। कि तीसरी बार हम पढ़ेंगे वो पक्षी की दृष्टि से देखेंगे। पक्षी की दृष्टि से कैसे देखेंगे कि मान लीजिए हम यहाँ पे बैठे हैं और उधर से ऊपर से कोई पक्षी जा रहे हैं। अब वो ऊपर से पक्षी जा रहे हैं तो वो इस नीचे देखते देखते जा रहे हैं। अब वो क्या करेंगे, जैसे एक घर दिखाई दिया, कहीं पानी दिखाई दिया वहीं रुक गए, या कहीं बड़ा चबूतरा दिखाई दिया वहीं रुक गए। लेकिन वो ऐसे नहीं कि उसको वो अपने हमारे पेन को भी देख के गए, या हम ऐसे माने हम खुद हेलीकॉप्टर के ऊपर बैठे हैं और नीचे देख रहे हैं और हम क्या देख रहे हैं कि अब ये कौन सा शहर आया, तो हमें किसी ने ऊपर से ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है मान लीजिए, हमें कैसे बताया कि अच्छा अच्छा हाँ हाँ ये ठीक है। या हम ऐसे मान लो कभी कभार ऊंची इमारत पर शहर में रहते, जो लोग शहर में रहते हैं तो वो ऊंची 7वीं 8वीं मंजिल पर खड़े होकर पूरे शहर को देखते हैं ऐसे विहंगावलोकन, पक्षी की तरह से। तो वो बताते अच्छा वहाँ पे वो मॉल है, अच्छा अच्छा वहाँ पंचायत समिति है, अच्छा वहाँ वो टावर वहाँ दिखाई दे रहा, वो टावर है क्या। अब वो क्या कर रहा है, एक एक मोटी मोटी चीज़ों को देख रहा है। वो ऐसे नहीं देख रहा छोटी छोटी चीज़ों की, वहाँ वो पंचर वाली दुकान है, अच्छा अच्छा वहाँ देखो वो जा रहा है, कुल्फी आइसक्रीम वाला जा रहा है, अच्छा अच्छा वहाँ वो पानी पतासे वाले वो उधर खड़ा रहता है। वो क्या करेगा, मोटी मोटी चीज़ों को देखेगा। सेम टू सेम पढ़ाई में भी ऐसा होता है। पहले तो हम गंभीर होकर पढ़ते हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं गंभीर पठन, दूसरी बार पढ़ेंगे तो गंभीर पठन से थोड़ा कम समय लेंगे और जल्दी पढ़ेंगे, समय कम लेंगे, पढ़ेंगे जल्दी। इसके बाद विहंगावलोकन, समय बिल्कुल नहीं लेंगे और पूरी किताब को पढ़ डालेंगे, ऊपरा ऊपरी देखते हैं। ये है ना विहंगावलोकन, ये कॉलेज के गेट के सामने पढ़ते हैं हम, जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ा करते थे। सीरीज लेके ऐसे ये हो गया, ये हो गया, अच्छा ये से हाँ हाँ वो हो गया, वो हो गया, सरसरी नज़र से पढ़ना। तो मौन वाचन 3 तरह से होता है। पहला कौन सा हुआ भाई, गंभीर पठन। गंभीर पठन में समय ज़्यादा लगता है, विषय वस्तु को गंभीरता से पढ़ा जाता है। दूसरा कौन सा हुआ भाई, त्वरित पठन। गंभीर पठन से समय कम लगेगा लेकिन पढ़ने की गति ज़्यादा रहेगी, समय कम पढ़ने की गति ज़्यादा। विहंगावलोकन में सबसे कम समय लगता है पढ़ने में लेकिन गति सबसे ज़्यादा रहती। लिखो भाई इनको, फिर आगे बात करते हैं। तीनों को लिख लो, इधर वाले तीनों को भी लिख लो। हाँ तो हो गया आपका। अब देखो हम, ये कौन सी विधि हुई आपके, वाचन विधि। वाचन कितने प्रकार के होते हैं भाई, 2 प्रकार के। कहाँ वाचन विधि का जन्म कहाँ से हुआ, अमेरिका से। इसका अर्थ तात्पर्य क्या होता है, सुनकर अर्थ ग्रहण करना। पहले मौन वाचन, सहस्वर वाचन 2 प्रकार के होते हैं वाचन। सहस्वर वाचन 3 प्रकार का होता है ना, आदर्श, अनुकरण, संवेद, और मौन वाचन 3 प्रकार का। ओके, अरे इसके बाद में हम अगली विधि आते हैं। अब की बार मैं आपसे पूछूंगा, अब की बार विधि का नाम नहीं लिखूंगा, है ना। हमने पढ़ा है कि बच्चों में प्रेरणा और रुचि जागृत करना चाहिए। अब के अंदर आपको मैं मोटिव करूंगा और आपसे मैं प्रेरणा जागृत करूंगा। अब जो मैं विधि पढ़ा रहा हूं वो बतानी आपकी है, मैं उसकी 1-2 विशेषता बताऊंगा, आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन करें।
पहले उस विधि को कहते हैं सभी शिक्षण विधियों में सबसे प्राचीन विधि, सबसे प्राचीन विधि। लगभग 20-25 शिक्षण विधियां हैं, उनमें ये सबसे प्राचीन विधि है। बताओ भाई कौन सी है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अगली, इसका एक उपनाम है, उसको बोलते हैं, उपनाम है इसका भाषण विधि। अभी मैं नाम ने मुख्य नाम नहीं बताया मैंने। तीसरा इसको कहते हैं गुरुकुल विधि, और याद करो देखें। फिर चौथा नाम है इसका छात्र निष्क्रिय शिक्षक सबसे ज्यादा सक्रिय। ऐसी विधि है जिसमें शिक्षक सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं। अभी नाम नहीं बताया हूं, आप अपने दिमाग में सोचें और बताएं, है ना। ऐसा याद कर लो कि इसके जो शिक्षक होता है वो इसका केंद्र होता है, केंद्र में रहता है। हमने पढ़ा है, पहली बार हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं सबसे पहले कि प्राचीन शिक्षा पद्धति जो थी वो शिक्षक केंद्रित थी, लेकिन वर्तमान मनोविज्ञान व्यवहार का मनोविज्ञान है, और अब जो शिक्षा पद्धति है वो अध्यापक केंद्रित न होकर अध्यापक केंद्रित न होकर शिक्षार्थी पर या बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था हो गई है। लेकिन ये शिक्षा जो विधि है वो उसके उल्टी है। एक कारण है, प्राचीन काल में शिक्षक केंद्रित विधि हुआ करती थी, इसलिए सबसे प्राचीन हो गई। प्राचीन काल में गुरुकुल हुआ करते थे, इसलिए गुरुकुल विधि हो गई। अब उसका उपनाम भाषण विधि है। आपके अंदर रुचि जागृत कर रहा हूँ, आपको मोटिव कर रहा हूँ। बताओ भाई विधि का नाम, तीसरी विधि पहली कौन सी हो गई? अनुकरण। दूसरी हो गई वाचन। तीसरी का नाम बोलो भाई। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। तीसरी विधि का नाम है भाई व्याख्या विधि। कौन सी हो गई? व्याख्या विधि। भाई मुझे तो सबसे इजी विधि लगती है लेक्चर मेथड, जिसका अभी मैं प्रयोग कर रहा हूँ। कोचिंगों में इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। छोटे बच्चों के लिए बहुत घातक होती है, उच्च कक्षाओं के लिए चल सकती है। आपको पूछ ले कि व्याख्या विधि कहाँ उपयुक्त है? प्राथमिक कक्षाओं के लिए, माध्यमिक कक्षाओं के लिए, उच्च कक्षाओं के लिए। आप कहेंगे उच्च कक्षाओं के लिए, आपके लिए ये विधि असरकारक है। मैं यहाँ व्याख्या दे रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए नहीं है। देखो, व्याख्या विधि है सबसे प्राचीन विधि है। इसका उपनाम भाषण, व्याख्या देना या भाषण देना। गुरुकुल विधि, गुरुकुलों में क्या हो रहा, पढ़ाई लिखाई का काम नहीं, लिखाई का काम नहीं होता था। वेद सुना दिए जाते थे, कंटेस्ट करना पड़ता था, लिखने की कोई परंपरा नहीं थी। दूसरे दिन जाते हुए पूछ लेते थे, वो भी एक शिक्षा पद्धति थी। बैग वगैरह नहीं हुआ करते थे, सिर्फ रटा दिया जाता था कि हाँ ये चीज़ें याद करना है। इसके अलावा छात्र यहाँ क्या रहेंगे? निष्क्रिय रहेंगे, उनसे तो कुछ करवा ही नहीं जा रहा है। छात्र नींद ले लेंगे, छोटे बच्चे, है ना। शिक्षक लेक्चर ही लेक्चर दे रहा है ना। आप लेक्चर सुन रहे हैं, ये तो आपकी मजबूरी रही होगी, अन्यथा आप भी नींद ले लेते। तो देखो, सबसे प्राचीन विधि है, इसका उपनाम भाषण विधि है, ये गुरुकुल विधि है, और इसमें छात्र क्या रहते हैं? निष्क्रिय। और शिक्षक है वो इस विधि में सबसे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। एग्जाम में कोई पूछेगा आपसे कि सबसे ज़्यादा सक्रिय शिक्षक को रखने वाली विधि कौन सी है, तो ये एक मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। ये छोटी कक्षाओं में, मिडिल क्लासों में ये आपके अमनोवैज्ञानिक विधि है, या सफल नहीं है। और उच्च कक्षाओं में भी ये ज़्यादा सफल नहीं रही है। हाँ, उच्च कक्षाओं में सफल बनाने के लिए, इसको सफल बनाने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है। इसको सफल बनाने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है कि या तो इसके अंदर, क्योंकि उसमें दो रहेंगे, एक तो वक्ता जो बोलने वाला अर्थात अध्यापक, दूसरा रहेगा श्रोता अर्थात हम इसको कहेंगे शिक्षार्थी। ये दो चीज़ें रहे, या तो शिक्षक रहेगा या क्या रहेगा? शिक्षार्थी। दो चीज़ें हैं। अब ये इस विधि को हमें अच्छे से लागू करना है, इसका अच्छे से प्रयोग करना है, तो जरूरी क्या होता है? कुशलता। जरूरी होता है ट्रेंड। जरूरी होती है योग्यता। ये चीजें जरूरी होती हैं। अब मेरे कहने का मतलब ये हो गया भाई कि अगर पढ़ाने वाला योग्य है, ट्रेंड है,
कुशल है। शिक्षक का जो वक्ता होता है वो ट्रेंड होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, अपने विचारों को इस तरह से प्रकट करे कि अगला प्रभावित हो। और इसके अलावा शिक्षार्थी है वो भी थोड़ा बहुत दिमाग वाला होना चाहिए, कुशल होना चाहिए कि व्याख्यान विधि का जो शिक्षक प्रयोग कर रहा है उसको वो कैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस विधि में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की ही भी कुशलता शामिल होती है, दोनों को ट्रेंड होना जरूरी है। शिक्षक तो विद्यार्थी चलो सीखने के लिए आए, वो तो ट्रेंड हो या ना हो, लेकिन शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी है। इस विधि को प्रभावशाली तभी बनाया जा सकता है, इस विधि को याद रख लेना, इस विधि को व्याख्यान विधि को प्रभावशाली तभी बनाया जाता है जब शिक्षक स्वयं शिक्षक का व्यक्तित्व खुद का प्रभावशाली हो। अगर खुद भी शिक्षक प्रभावशाली न हो तो व्याख्यान विधि का प्रभाव नहीं रहता। लिख लो ये चीज़ भी। हाँ भाई, अब इसके अंदर एक चीज़ और बता सकते हैं कि इसके नफ़ा नुकसान क्या है। लगता है कि इसमें कोई फ़ायदा है पढ़ाने में? आपको लगता है क्या कौन सा ऐसा टॉपिक है क्योंकि इस विधि से पढ़ाए तो फ़ायदा है? संधि इस पर अच्छी लगती है, समास, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक, क्या पढ़ाएं, कौन सा विषय या कोई विषय का कौन सा टॉपिक पढ़ाए जाए तो ये विधि का प्रयोग करना चाहिए और क्या फ़ायदा? ध्यान रखें, इसके नफ़े हैं, नुकसान है। प्रकृति में नफ़ा और नुकसान दोनों रहते हैं, है ना। इसमें ये जो विधि सर्वाधिक उपयुक्त है आत्मकथा। अगर कोई व्यक्ति अपने स्वयं की आत्मकथा सुनाने जा रहा है, अगर किसी दूसरे की आत्मकथा या दूसरे की जीवनी, जिस दूसरे की तो होगी जीवनी होगी, स्वयं की जीवनी आत्मकथा होगी, है ना। अब मान लीजिए, जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ, अपने तो महात्मा गांधी मुंह पर चढ़े हुए हैं, कोई और को ले लेते हैं। आज महात्मा गांधी को नहीं लेंगे भाई, दुर्गादास जयंती है उनको ले लेते हैं, भीमराव अंबेडकर जयंती है मान लीजिए, इस तरह जयंतियाँ आती रहती हैं। अब भीमराव अंबेडकर जयंती है और एक संस्थान के अंदर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी या दुर्गादास जयंती मनाई जाएगी, वहाँ ये विधि सर्वोत्तम है क्योंकि वहाँ लेक्चर विधि काम आएगी। छात्र निष्क्रिय रहेंगे तो पढ़े रहेंगे क्योंकि वहाँ उस कार्यक्रम में उसके अंदर उनके बारे में व्याख्यान देना है और छात्र भी इस विधि में अच्छे संतुष्ट होंगे। वहाँ समझाया नहीं जाएगा कि देखो भाई भीमराव अंबेडकर का जन्म यहाँ इस गांव में हुआ था, यहाँ से फिर इस रास्ते से यहाँ चले गए थे, वहाँ जाके उन्होंने अंत में जाके बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, 1956 में फिर मृत्यु हो गई। नहीं, इस तरह से नहीं बताएंगे। वहाँ व्याख्यान विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। कोई पूछेगा आपसे व्याख्यान विधि सर्वाधिक कहाँ उपयुक्त है, आपका उत्तर होगा आत्मकथा और जीवनी जैसे निबंध लिखने में व्याख्यान विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि ऐसी विधि का जब प्रयोग करेंगे तो वहाँ आपको समय और श्रम की बचत होगी। एक तो टाइम कम लगेगा, अन्य विधियों की तरह लिख के बताएंगे, लेखन विधि की तरह तो समय लगेगा और परिश्रम भी कम करना पड़ेगा, उसको सिर्फ बोल के बताना। तो समय, श्रम और धन की भी बचत यहाँ हो रही है, प्लस यहाँ क्या आत्मकथा और जीवनी जैसे निबंधों में। लेकिन बात वही है ना, बोलने वाला कुशल प्रवक्ता या कुशल वक्ता होना चाहिए। अगर जितना व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा उतना ही उसका जो भाषण है, उसकी जो व्याख्या है वो प्रभावशाली होगी। ठीक है भाई, इसको लिखो आप, उपयोग और अनुपयोग। तो सबसे पहले इसका प्रयोग सबसे अच्छा, इसका जो लाभ क्या है, इस विधि का लाभ आत्मकथा और जीवनी में जहाँ समय और श्रम की बचत हो सकती है। अब इसकी हानि देख सकते हैं हम क्या है। तो इसकी हानि आप देख सकते हैं, एक तो शिक्षक की प्रभुत्व वाली विधि है, खुद शिक्षक इसके अंदर जो चाहता है वो बोल रहा है। एक छोटी कक्षाओं, जैसे मैंने पहले बताया, छोटी कक्षाओं के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है। एक कभी कभार क्या होता है, कोई शिक्षक बकवास करने लग जाता है ना, मूल टॉपिक को छोड़ देता है, ज्ञान देने लग जाता है। ये बच्चों को अच्छा नहीं लगता, बड़े बच्चों का ज्ञान देने लग जाए, है ना। अभी पिछले साल की बात है, एक टीचर ने तो हद ही कर दी। मैथ के कोई टीचर थे, मैं चैनल देख रहा था तो उसने कहा कि गणित के जादूगर, तो मैंने निकाला भाई गणित के कितने बड़े जादूगर है, देखे कौन सा जादू होता है। और उन्होंने उनका परिचय दिया कि गणित तो हमारे साहब ऐसे पढ़ाते हैं कि गणित उनके पीछे पीछे चलती है। अब मुझे लगा कि गणित की लुगाई है। अब मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, मैं कहता हूँ हिंदी तो मेरे पीछे पीछे चलती है। क्यों भाई, हिंदी लुगाई थोड़ी है मेरे पीछे पीछे चलेगी, लुगाई भी नहीं चलती, है ना। तो शिक्षक कभी कभार व्यर्थ की बकवास करने लग जाता है, तो फिर ये व्याख्यान विधि
काम की नहीं है, क्योंकि ये शिक्षक केंद्रित ही है। तो ये सब कुछ डिपेंड टीचर पे करेगा कि वो किस तरह से उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व ही इस विधि को प्रभावशाली बनाता है। लिख लो भाई इसका सबसे पहले आप एक लिख लो, लाभ लिख लिया, और इसके दोष क्या, गुण हो गए, दोष में लिख लो ये प्रभुत्व इसमें शिक्षक का रहता है, इसलिए व्यर्थ की व्याख्या हो, कभी कभार व्यर्थ की व्याख्या कर दी जाती है और छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है। इस भाई वीडियो को रोक के लिख लिया करो, मेरी थोड़ी बोलने की थोड़ी गति तेज रहती है, ठीक है। तो इसके अंदर अपनी तीसरी विधि हो गई थी ये व्याख्यान विधि, ओके। हाँ, एक विधि आगे जो पढ़ेंगे उसके मैं उस विधि का हिंट देके जा रहा हूं, और आप कमेंट में बताना मैं कौन सी विधि के बारे में बता रहा हूं। देखो, कल हम विधि पढ़ेंगे, आप कमेंट जरूर करिएगा कि मैं किस विधि की बात कर रहा हूं। मैं आपको मोटिवेट करके जा रहा हूं, आपके अंदर रुचि जागृत करके जा रहा हूं उस विधि के बारे में। जो चौथी विधि पढ़ेंगे उसकी मैं 4 विशेषताएं बता के जा रहा हूं, आप अपनी किताब में देखें। इस विधि की एक विशेषता यह है कि इस विधि को जब टीचर प्रयोग में लाता है, जब शिक्षक इस विधि को प्रयोग में लाता है कक्षा में, तो जैसे मान लीजिए मुझे कोई पाठ पढ़ाना है और मुझे कल कोई पाठ पढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा, कल आते ही उस विधि का प्रयोग करना। जैसे मुझे व्याख्यान विधि देनी है तो कल मैं आते ही व्याख्या देना शुरू कर दूंगा। मुझे अनुकरण विधि में मौन वाचन करवाना तो मैं आते ही कर दूंगा। लेकिन ये ऐसी विधि है, इसका टीचर को पहले दिन संकेत देना पड़ता है कि मैं कल ये विधि पढ़ाऊंगा। ध्यान रखें, पहला हिंट दे दिया मैंने, इस विधि के लिए अध्यापक को पहले दिन ही संकेत देना पड़ता है। अब बताना है कौन सी विधि। इसके अलावा मैं 2 संकेत और दे देता हूं आपको। दूसरा है, इस विधि में कम से कम अध्यापक 10 कठिन शब्द तैयार करके लाता है। तीसरा, इस विधि में अध्यापक बच्चों की अशुद्धियां छांटता है। 3 हिंट दे दिए भाई, अब पूरी विधि थोड़ी बताऊंगा मैं आपको। और चौथा बता देता हूं, कभी कभार अध्यापक इस विधि में द्रुत वाचन भी कराता है, और लास्ट में अध्यापक छात्रों को रेनफोर्समेंट पुनर्बलन के रूप में कभी कभार चाहे तो पुरस्कार भी दे सकता है। ये विधि हम कल पढ़ेंगे। आप आज के इस लेक्चर में कमेंट करके आप बताएंगे कि मैं कौन सी विधि कल पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान दें, पहली खासियत क्या बताई मैंने, इस विधि को शिक्षक जब प्रयोग करेगा तो सबसे पहले इस विधि को जब शिक्षक प्रयोग करेगा तो सबसे पहले दिन ही कक्षा में बताया जाएगा कि मैं कल ये विधि पढ़ाऊंगा। 1 नंबर बात। वो दूसरे दिन कम से कम 10 कठिन शब्द तैयार करके लाएगा। ओके। तीसरा वो बच्चों को क्या करेगा कि बच्चों को कभी कभार ऐसा लगेगा तो बच्चों को अशुद्धियाँ अलग करेगा और बच्चों से स्पीड से वो पढ़वाएगा। और इसके ज़्यादा वो अगर उसका जब रिजल्ट आएगा, उस विधि का जो परिणाम आएगा, तो बच्चों को रेनफोर्समेंट या पुनर्बलन भी दे सकता है, पुरस्कार भी दे सकता है, और पुरस्कार के रूप में कभी बार दंड भी मिल जाता है। तो वो ऐसे टीचर के प्रकृति और नेचर पर निर्भर करता है। ये हमने 3 विधि पढ़ी। चौथी विधि ये बता रहा हूँ, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कौन सी विधि में पढ़ाने जा रहा हूँ, और हम ये लिखिएगा, हम अगली विधि ये पढ़ेंगे। धन्यवाद। पढ़ते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सभी का बहुत बहुत आभार।